नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम ये हफ्तावार इस प्रोग्राम से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि कोई कैंसर जैसे मौलिक अमराज के हम इब्तदाई सिग्नल आपको बता दें, ताकि आप फ़ौरन थोड़ा सा भी शक हो तो किसी करीबी अस्पताल या मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाके उसकी तशख़ीस करवाएं। बीमारी कोई भी हो, अगर आप उसको इब्तदाई मराहिल में ही पकड़ लेंगे और उसकी तशख़ीस कराएँगे, उसका इलाज सस्ता भी होगा और उससे आपको मुकम्मल सेहतयाबी हासिल होगी। फिर हम उन बीमारियों का जिक्र करते हैं, उसके एक्सपर्ट भी बुलाते हैं स्टूडियो में, जिनका कि हमारी सोसाइटी में बर्डन ज़्यादा हो, और उनसे हम आपके लिए बहुत से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी करते हैं और एक गाइडलाइन भी पूछ लेते हैं कि हुकूमती अरकान जो हमारे ऐवानों में बैठे हैं वो पॉलिसी में किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। तो आज नाज़रीन मैं जिस बीमारी का जिक्र करूंगा वो बदकिस्मती से तमाम बीमारियों की माँ है, उसको मदर ऑफ़ ऑल डिज़ीज़ कहते हैं, और ये वो बीमारी है जिसका हाल ही में 14 नवंबर एक ऐसा दिन है जिसमें पूरी दुनिया में इस बीमारी के का जिक्र होता है, सेमिनार मुनक्किद होते हैं और आवाम को आगाही दी जाती है कि आप इस बीमारी से किस तरह बच सकते हैं। वो है ज़ियाबतीस जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। शुगर की बीमारी आम शख्स को पता है और शुगर के नाम से ये बीमारी पहचानी जाती है। ये बीमारी एक ऐसी मौलिक बीमारी है कि अगर इसको आज हमने कंट्रोल ना किया तो 2030 तक ये एक ऐसी एपिडेमिक पाकिस्तान में फैल जाएगी कि अब भी पूरी दुनिया में तकरीबन लगभग 50 करोड़ लोग जो हैं इस बीमारी में मुब्तला है, और पाकिस्तान में देखा गया है कि इसकी शरह जो है वो 26 से 30% तक बढ़ती जा रही है। हर चौथा शख्स जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है, और इससे बहुत बड़ा एक सोशो इकनॉमिक बर्डन मुल्क पे भी पड़ता है और किसी अहले ख़ानदान के सरबराह के ऊपर भी एक अननेसेसरी बोझ पड़ जाता है। और ये एक बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, इसको बचाया जा सकता है। तो ये बीमारी डिस्कस करने के लिए आज मैंने इस बीमारी के बड़े रिनाउंड आइकॉन हैं, जिनको कहना चाहिए कि डायबिटीज़ लीडरशिप उनके पास है, वो डॉक्टर फवाद अहमद रंधावा मेरे साथ हैं, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बड़ी माहिर तरीके से ज़ियाबतीस का इलाज करते हैं, फिजिशियन भी हैं और ट्रेन भी कर रहे हैं डॉक्टर्स। और ये वो पहले ट्रेनी हैं जो कि हमारे मुल्क में जिन्होंने तरजीह दी कि लोगों की खिदमत करें और ज़ियाबतीस के लिए एक जामे प्रोग्राम तैयार करते हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल में काफ़ी अर्सा रहे, वहाँ पे एक डायबिटीज़ मेडिकल सेंटर है, उसमें इन्होंने काम किया। फिर इस वक्त मियाँ अस्पताल में कोशिश है कि लोगों को जितना भी हो सके हम डायबिटीज़ के लिए ट्रेन करें कि किस तरह आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर फवाद अहमद रंधावा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन एक ऐसा टूल है फवाद, आप मुझसे रजामंद होंगे, कि जिससे हम अपनी मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। और ये एजुकेशन टूल में कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, कोई फंड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ एक आपके ऐसे अल्फाज जो हैं अगर एक आम शहरी तक पहुंच जाएं कि भाई आपने ज़ियाबतीस से किस तरह बचना है और कौन कौन से ऐसी अवामिल हैं जिनसे कि ज़ियाबतीस हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम में ये बीमारी को बआसानी हम काबू पा सकेंगे। पाकिस्तान छठा मुल्क है दुनिया में आबादी के हिसाब से, और पंजाब ख़ुसूसन ये सूबा जो है ये बड़ा हैवीली पॉपुलेटेड है, और जितने लो इनकम या मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें ये ज़ियाबतीस जो है एक एपिडेमिक की तरह फैलती जा रही है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको सिर्फ एजुकेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि लार्ज मैसेज में इंफॉर्मेशन जो मैं आज आपसे लूँगा वो हमारे लोगों तक पहुँचा देगा। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि ज़ियाबतीस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आवाम को कि ये बीमारी होती क्या है और किस तरह होती है। ये सर रिसेंटली काफ़ी जगहों के ऊपर मैं पढ़ भी रहा था और डेफिनेटली हर जगह के ऊपर लोग कह रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा किसी भी बीमारी के अंदर अगर आप अर्ली उसको कैच कर लें तो आपके ना सिर्फ उसकी जो अवामिल हैं और उसके प्रोग्नोसिस जिसको हम कहते हैं वो बेहतर हो सकते हैं, बल्कि आपके ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। और जिस तरह आपने अर्ज़ की सर ज़ियाबतीस का तो जिस तरह आपने कहा कि माँ है वो डेफिनेटली है। उसकी वजह ये है सर कि ज़ियाबतीस एक मतलब जिस तरह हमारे मेडिकल लैंग्वेज में सिंड्रोम कहते हैं, ज़ियाबतीस एक ऐसी बीमारी है जो आपके जिस्म के सारे अज़ा को अफेक्ट करती है,
सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, हम तो डेफिनेटली, और प्रॉब्लम यही है हमारे पूरे इस अवामिल के कि खुदा ना खास्ता आपको अल्लाह ना करे किसी को दिल का दौरा है, उसकी हो ही नहीं सकता कि आपका मालिज शुगर का इलाज ना करे। इस तरह आपकी फील्ड के अंदर खुदा ना खास्ता किसी को पाँव के अंदर कालक हो गई है, या पाँव जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, या पाँव सुन हो रहे हैं उसके, या जल रहे हैं, उसके अंदर भी हो ही नहीं सकता आपका मालिज। एक नॉर्मल सिंपल डॉक्टर जो है वो आपको शुगर का इलाज न करे। इवन किसी को लिवर का प्रॉब्लम हो या इसी तरह गुर्दों का, इन सब चीज़ों के अंदर शुगर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम और सबसे ऊपर की बीमारी है, जो कि आप डेफिनेटली इसकी तशखीस आप करते हैं। इस तरह भी आपसे बात कर रहा था, इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी शुगर अभी भी पूरी दुनिया में ये इसकी जी इसकी डॉक्टर फवाद होती क्यों है ये क्या किस तरीके से, मतलब हम कहें कि एक अगर मरीज़ आता है वो उनके जहन में यही होता है कि जी फैमिली इनहेरिटेड बीमारी है जी सर, ये हो सकता है, मुमकिन जी है बिल्कुल है कि ज़ियाबतीस फैमिली में भी रन करे, लेकिन कोई इसकी क्या वजह है? सर। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। ये जिस तरह में से आपसे अर्ज़ की कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ियाबतीस से ताल्लुक़ एक ख़ास किस्म की ज़ियाबतीस, हम आम इंसान ये समझता है कि जो मौरूज़ी बीमारी है वो है, लेकिन डायबिटीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं। लेकिन अगर ज़ियाबतीस के बारे में एज सच हम 14 नवंबर के हवाले से बात करें तो 95% ऑफ टाइम्स ऐसे ही है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कहते हैं। बाकी टाइप 1 भी एक होती है, उसकी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन पॉइंट ये है कि हर एक चीज़ के अंदर, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा आम इसकी जो वजह है वो मौरूसी ज़रूर है। उसका एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर आपको पता है कि मौरूसी बीमारी है और खुदा न खास्ता आपके वालदैन में से या भाई बहनों में शुगर है, तो आप अपनी जल्दी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। अब तो स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया बहुत बदलता जा रहा है और बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। हम जब स्टूडेंट थे उस ज़माने के अंदर तो स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट ज़रा नया स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कहते थे फ़लाँ टाइम पे करवाएं या कोई सिम्टम्स हो कोई। लेकिन अब तो ये है कि जिस तरह आपने शुरू में भी कहा, किसी भी बीमारी के लिए स्क्रीनिंग अगर आप करवा लें तो आप उसके बहुत ज़्यादा डेंजरस जिस तरह के आउटकम जिसको हम कहते हैं उससे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसकी स्क्रीनिंग बड़ी आसान है। आप खाली पेट शुगर चेक करवा लें, आप नॉर्मल खाना खाएं, फ़र्ज़ करें किसी इंसान ने भी शुगर उसको नहीं है कि पता है, उसको ये पता चलना है कि शुगर मुझे है कि नहीं है, तो आप लेबॉर्ट्री से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। रात को 8 घंटे का आपने खाली पेट जाना है और लेबॉर्ट्री में सुबह, बस ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराइए। वो जो आपने नाम सुना होगा ग्लूकोमीटर्स का, जो आपके घर में भी होगा, ग्लूकोमीटर के ऊपर इसकी तशखीस नहीं होती। तशखीस के लिए आपको लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराना पड़ेगा। और भी डिफरेंट टेस्ट हैं। 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं, वो आसान है। उसमें यह है कि हम नॉर्मली किसी भी दिन के किसी भी हिस्से में जाएं और एक टेस्ट करवा लें, और हर जगह के ऊपर एक बड़ा कॉमन सा टेस्ट है वो करवा लें। ख़ास एक लिमिट है उसमें, उसके बाद उस लिमिट के बाद आप मौलिद से मिल सकते हैं, वो आपको बता सकता है कि खुदा ना खास्ता आपको शुगर है कि नहीं है। तो बड़ा आसान है इसका स्क्रीन करवाना। और हर जगह पूरे पाकिस्तान में एक ऐसे टेस्ट भी नहीं है कि आपको स्पेशली कोई बड़े शहरों में आना पड़े, और आप गाँव या शहर या छोटे शहर में रह रहे हो, उसके अंदर भी ये टेस्ट बड़े आराम से हो सकता है। मैं आपसे पूछूंगा इसी प्रोग्राम में, इसी डिबेट में मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे कि इसके इब्तदाई सिग्नल क्या होते हैं ताकि हमारे शहरियों को पता लग जाए। लेकिन कोई खुराक खाने से या उनके जिस्म के वज़न का भी कोई ताल्लुक़ है इस बीमारी से? आम हालत में तो यही कहा जाता है कि लबलबा जो है वो एक जिस्म में इंसुलिन होती है जो कि हमारे ग्लूकोज को ख़त्म करती है और उसकी ब्रेक डाउन करती है, लेकिन ये इंसुलिन लबलबा पैदा करता है जिस्म में, उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है? जी सर, जिस तरह आपने शुरू में खुद ही कहा, मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम होती हैं शुगर की, लेकिन जो सबसे कॉमन किस्म है जो कि नॉर्मली आप देखते भी हैं, उसके अंदर लबलबे की शुरू में मसला नहीं होता। लबलबा काम कर रहा होता है, हाँ काफ़ी अर्सा अगर एक ख़ास हिस्से में अगर आपने उसको अर्ली स्टेज के ऊपर नहीं पकड़ा तो लबलबा काम करना ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन शुरू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और एक ही काम है जो कि आपके कंट्रोल में है, वो वज़न है, जिससे आपने खुद अर्ज़ की सर। तो अगर आप 100 में से अगर आप मुझसे कहें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको शुगर होगी, और ये सारे लोग 100 लोग खड़े हैं, तो उन 100 लोगों में जो भी मोटे हैं, और मोटे में भी वो लोग जो माजरत के साथ जिनके अंदर पेट के अंदर जिनकी चर्बी ज़्यादा है, उनके अंदर शुगर के तनासुब बहुत ज़्यादा है। और ये मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि चलिए, जो भी किसी भी बीमारी का जब डे मनाया जाता है, उसको ये मकसद नहीं होता उसकी ट्रीटमेंट ये है, उसका मकसद होता है उसको कैसे बचाया जाए ताकि ट्रीटमेंट तक बात ही ना पहुँचे। तो जिस तरह आपने सर ये कहा, तो उसमें टोटली मैं इसमें 100% एग्री करता हूँ कि सर मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है शुगर का होने का, और शुगर के सारे मौजू जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं सारे, चाहे वो गुर्दे हों चाहे वो हार्ट हो, उसके भी मौजूद जो है इंपॉर्टेंट चीज़ वो मोटापा है। और मोटापा एक ऐसी चीज़ है, कहना आसान है, मानता हूँ मुश्किल काम है उसको कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटापा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप ये नहीं कह सकते
कि मुझे तो किस्मत में लिखी थी शुगर है, मुझे इसलिए कि मेरी फैमिली में है। सर फैमिली में अगर शुगर है, आप उसके बावजूद भी शुगर से बढ़ सकते हैं सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को करते हुए। और मैं मानता हूं कि आपको हर जगह हर लेवल के ऊपर ये मैसेज मिलता होगा हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल इतना मुश्किल है नहीं, इतना हमें लगता है शुरू में। वज़न कम करना, प्रॉब्लम ये है कि किसी भी लंबे सफ़र का भी जो जो शुरुआत है वो भी पहले कदम से होती है ना। तो मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आज अगर ये बात हो जाएगी या प्रोग्राम के बाद में सब चीज़ें एक दिन में ठीक हो जाएंगी। हमारा जो मेन मसला है, जो छोटा जितना भी थोड़े बहुत मेरा तजर्बा है उसमें यही है कि हम जल्दबाज बहुत हैं। हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल चीज़ें कर लेते हैं, 2 दिन जोश आएगा, कोई भी स्टाइल है जो कि डिटेल्स तो डेफिनेटली अगर 1-2 चीज़ें हैं, अगर वो एक चीज़ आप आदत बना लेना। सर आदत इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ़र्ज़ करें 2-3 चीज़ें हैं, एक मिनट और लूँगा इस चीज़ के लिए कि आदत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैं आपसे कह रहा कि माहौल बनाएं। फ़र्ज़ करें 2-3 चीज़ें आपको पता ही, एक तो वर्जिश है और एक है नॉर्मली आपका जो मॉडरेट किस्म का खाना है। 2 चीज़ें तो वो चीज़ें जो हमारे हाथ में है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है सर कि इसके अंदर आप बड़े आराम से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। एक वक्त में ज़्यादा ना खाना, और ये तो डेफिनेटली हमारे इस्लाम में भी है सर, सुन्नत पे अमल करना है कि आपने अपने मैदे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, पानी, हवा और खुराक। हमारा अलमिया ये है, खुराक से मुकम्मल तौर पे भर लेते हैं। वो खुराक का ही सरफ गेम है, उसके इर्द गिर्द आप चल रहे हैं। तो खुराक अगर आप अच्छी कर लें और साथ ही साथ आप चहलकदमी और सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर भी, ये मैं नहीं कह रहा कोई डिटेल में जिम आप जाएं और जिम जाके बहुत खर्चा करें उसके बाद करें। ये वो चीज़ें जो आदत सिर्फ बना लें। आप स्टेप तो लें पहला, लिफ्ट अगर जहाँ पर आप फ़र्ज़ करें 2-3 चीज़ें, अगर आपने किसी बिल्डिंग में जाना है, 2-4 आप अगर अल्लाह करे आप फिट हैं तो आप लिफ्ट ना लें। आपने किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना है, चल लें, 2-4 दफ़ा चल लें। आजकल तो स्टेप काउंटिंग के लिए आपके पास गैजेट्स आ गए। आप एक स्टेप कर लें, 10,000 स्टेप से स्टार्ट करें, चले 5 से कर लें, 1 महीने के बाद 10 कर लें। जितनी जल्दी अपने आप को आप मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए पहले कि हाँ मैं सुस्त हूँ, हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को, आपका इसके अंदर बिलीफ हो जाए कि हाँ कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और यही प्रिवेंशन है, मेरा इसमें ख्याल कोई साइंस नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो वर्जिश करना और चलना ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात आपने बड़ी रेलेवेंट बताई है कि पेट जिनके निकले हुए हैं, जिनके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी है, या जिनकी कमर का सरकमफ्रेंस जो है वो 36 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा है, उन्हें अपनी स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और वो स्क्रीनिंग जो है बेस्ट स्क्रीनिंग लेबॉरेटरी में जाके टेस्ट करवाएं अपना शुगर का, ताकि आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचें। इसकी मैं कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछूंगा कि शायद जो हमारे नाज़रीन हैं वो बड़े बेचैन होंगे इस वक्त कि ठीक है हमें शुगर है लेकिन कुछ भी नहीं कहेगी, हम इंसुलिन ले लेंगे, हम कोई दवाई खा लेंगे, या आप जैसे मालिजीन जो हैं उनसे रब्ता कर लेंगे। लेकिन क्या ये बीमारी जो है सारी ज़िंदगी चलती है? सर बड़ा अच्छा सवाल है और उसका आंसर मेरे ख्याल इतना सिंपल है नहीं। देखिए आजकल हम बात कर रहे हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ की। डेफिनेटली कुछ स्टेजेस हैं, जिस तरह आपने शुरू में कहा, कुछ स्टेजेस हैं और कुछ टाइप्स हैं मुख्तलिफ अकसाम में शुगर की, जो कि वापस भी जा सकती हैं। लेकिन ऑन द होल इन सब चीज़ों का भी पहला कदम, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ की, वो दवाई नहीं है। दवाई से पहले अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है। और उसके अंदर इस तरह आपसे बात की, बदकिस्मती से आपको शुगर जब होती है तो आपको, जिस तरह मैंने आप शुरू में कहा कि हेड से लेकर टो तक, आपके सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ जो आपकी जिस्म की है वो इसके अंदर असरअंदाज हो सकती है। तो आपको अपने मॉलेज के साथ रहते हुए वो आपको काफ़ी कुछ अरसे के अंदर काफ़ी कुछ टेस्ट लिख के देते हैं। मॉलेज कुछ अरसे के बाद, कुछ 3 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद, कुछ सालों बाद आँखों की बनाई का चेक करवाना। तो ये ऐसे नहीं होते, हिफ्ज़ मा तकद्दुम नहीं होता। इन सब की कोई ना कोई वक़्त है, कुछ सिग्निफिकेंस है। इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे रेगुलरली, तो वही वाली बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि अगर आप इन चीज़ों को उस वक्त पकड़ लेंगे, खुदा ना खासा जब ये इन्वॉल्व अर्ली हुई है, तो बड़े आराम से, इस तरह शुरू में सर आपने बात की, बड़े आराम से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अब तो दवाइयाँ इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि दवाइयाँ आपके सारे ऑर्गन्स को बचा सकती है, प्लस आपकी सर्वेलेंस। और फिर हर बात के ऊपर आखिर में वही बात करूँगा मैं, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर नहीं आ रहे, जितनी मर्जी खर्चा कर लें आप, यकीन जाने एक वक्त आपको अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इन सारे ऑर्गन, चाहे वो दिल हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो आपकी टांगे हों, चाहे आपके गुर्दे हों, चाहे आपका जिगर हो, ये अफेक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें बड़ी आराम से बच सकती हैं सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल और माइंडसेट से, खुराक और वर्जिश। ठीक है, इसके मैं इब्तदाई सिग्नल क्या हैं इस बीमारी के, ताकि हमारे अवाम तक अगर 3 चीज़ें ऐसी पहुंच जाएं कि जो ज़ियाबतीस के मरीज़ को होती हैं, जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, या साइंस कहते हैं। बिनाई का आपने जिक्र किया कि बिनाई अगर ख़राब हो रही है आपकी, तो आप ज़रूर चेकअप करवाएं और देखें कि कहीं आपको शुगर ना हो, क्योंकि आँखों पे इसका
जो है असर, और दिल के ऊपर ज़ियाबतीस का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो आपकी डिबेट से, आपकी डिस्कशन से मुझे लगता है। कोई और ऐसे सिग्नल हैं जिनसे पता लग सके कि किसी शख्स को सर ज़ियाबतीस जिस तरह हम कहते हैं ना सर, दर्द कभी कभी कुदरत का एक तोहफा और एक नेमत भी है, जिससे आपको पता चलता है कि हमने हेल्प लेनी है। शुगर के बारे में बदकिस्मती से ये है कि कन्वेंशनल किस्म के 2-3 जो सिम्टम, जिस तरह आपने कहा जिस्मानी तौर के जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको आते हैं, ज़्यादा पेशाब आना या आपको ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और ना चाहते हुए भी आपका वज़न गिरना, ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, हर इंसान को एक्सपीरियंस नहीं होगा। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बगैर किसी सिम्टम्स के आपकी बॉडी में काफ़ी अर्सा रह सकती है। और जिस तरह आपने राइटली कहा सर, खुदा ना खास्ता किसी को दिल का कोई आर्जा हो, ईसीजी कराया और हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद आपने शुगर का टेस्ट कराया तो पता चला आपको शुगर है। इसी तरह खुदा ना खास्ता आप चल रहे हो, आपकी टांगें दर्द करनी शुरू हो जाएं और बैठे हो टांगें ठीक हो जाएं, जिसको हम टांगों की शरियानें मोटी हो रही हैं, इसका मतलब उसके अंदर एक मरीज़ शुगर चेक कराए और शुगर हो जाए, इसका मतलब यह है कि शुगर आपको पहले से थी और आपके अब जिस्मानी अज़ा इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो शुगर का सिर्फ प्रॉब्लम ये है, जिस तरह हमेशा हर लेवल के ऊपर हम हर साल बात करते हैं 14 नवंबर के तवस्सुत से, और हर लेवल के ऊपर के प्रिवेंशन का प्रॉब्लम कुछ बीमारियों में ऐसा है जिनके अंदर सिम्टम्स स्पेसिफिकली नहीं है। कुछ बीमारियां होती हैं बगैर सिम्टम्स के नहीं आती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस में बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर आपको जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ होती नहीं है, आपको खुद ही पकड़ना पड़ता है उनमें, और शुगर उनमें सरे फहरिस्त है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरे साथ वाले बंदे को जब ज़्यादा पेशाब आया था तब उसको शुगर हुई थी या वज़न कम हुआ था, ऐसा कतन नहीं है। आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी, ख़ासतौर पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री मैंने आप सर्च की, या आप मोटे हो रहे हैं, या खुदा ना खास्ता आपको ज़चगी के अंदर अगर आपको शुगर हुई थी, ज़चगी के बाद अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है कि मुझे रह तो नहीं गई, उसके लिए तो आपको ये कुछ रेगुलर फॉलोअप्स आपके मॉलेज के साथ मिलकर कुछ टाइम के साथ आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। आपको जिस्मानी तौर पे कुछ सिम्टम्स आने का इंतज़ार नहीं करना। ठीक है, ये डॉक्टर फवाद आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ लोग जो हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको ज़ियाबतीस है कि नहीं, जब तक कि वो टेस्ट आए या किसी और वजह से वो अपना खून का टेस्ट करवाने गए हैं तो उन्हें अचानक पता लगता है कि उनको शुगर की या ज़ियाबतीस की बीमारी है। लेकिन प्यास ज़्यादा लगना, पानी ज़्यादा पीना, पेशाब ज़्यादा आना और वज़न जो है गैर मामूली तौर पे कम होते जाना और बिनाई की कमज़ोरी, ये बड़े अहम सिग्नल हैं जिसकी वजह से आप फ़ौरन किसी अपने करीबी मॉलिज के पास जाएं और अपनी तशख़ीस करवाएं। नाज़रीन, हम एक वक्फ़े की तरफ चलते हैं। वक्फ़े के बाद इसी टॉपिक पे डिबेट जारी रखेंगे और मैं डॉक्टर फवाद रंधावा मेरे साथ हैं जो कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मैं हॉस्पिटल में। मैं उनसे मज़ीद कुछ अहम सवालात पूछूँगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। आज हम अपने स्टूडियो से ज़ियाबतीस बीमारी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और मेरे साथ डॉक्टर फवाद अहमद रंधावा हैं। डॉक्टर फवाद, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि अगर किसी शख्स को पता लग गया कि उसको ज़ियाबतीस है तो क्या स्ट्रेटजी, वो किस तरह चले इसको कंट्रोल करने के लिए? क्या अद्वियात ही उसका जवाब है? क्योंकि अद्वियात इसकी काफ़ी महंगी हैं, इंसुलिन इतनी सस्ती नहीं है। एक आम गरीब शहरी जो है वो इसको ख़रीदने से कासिर है। और फिर दूसरे ये भी आपसे पूछेंगे कि अगर कोई शख्स इंसुलिन लगा रहा है तो उसको क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि इंसुलिन लगाने के तरीके क्या है? खुराक, एक्सरसाइज और फिर दवाई। और ये बात जहन में रखिएगा नाजरीन के, तरतीब उल्टी नहीं है। दवाई, खुराक और एक्सरसाइज हम समझ रहे होते हैं, ऐसी तरतीब नहीं है, कतन नहीं है। आपने दवाई डेफिनेटली, हर बंदे को कौन सी दवाई चाहिए वो तो डेफिनेटली आपका नॉलेज आपको बता देगा, लेकिन जिस तरह सर ने बात की, कुछ दवाइयाँ हैं जो सस्ती भी हैं, कुछ हैं जो महंगी भी हैं, और हर इंसान को कौन सी दवाई चाहिए होती है ये भी आपका नॉलेज डिसाइड करता है। ये एक ही दवाई हर इंसान के लिए काम नहीं करती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले खुराक और वर्जिश, जिस तरह आपको मैंने अर्ज़ की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद दवाई की तरफ आप इत्तेफा करें। दवाई डेफिनेटली आपको चाहिए होगी, लेकिन दवाई अकेले काम नहीं करेगी। और दवाई आपकी कौन सी चाहिए वो डेफिनेटली आपका नॉलेज आपसे डिस्कस करके, आपके सारे, जिस तरह कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी किसी के होते हैं, डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत महंगी हैं, हमारी दस्तरस में नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए जिस तरह आपसे सर मकसद इस प्रोग्राम का यही है, उस तक ना पहुँचें, ऐसे भी काफ़ी अवामिल हैं जिसके अंदर वज़न कम करना और बाकी सब चीज़ें। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आवाम को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ ये तीनों चीज़ें एक जैसी इंपॉर्टेंट है। भाई
आप जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी ले लें, एक टायर पे तो नहीं चल सकती ना, चारों टायर लगाने पड़ेंगे। तो ये तीनों लिम्स हैं, ये तीनों चीज़ें एक साथ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दवाई के जी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, वो कहते हैं जितनी मर्जी महंगी दवाई लिख दे, मैं खुराक नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं भाग ही नहीं सकता, मैं चल भी नहीं सकता। तो सर ये भरम है, इसमें शुगर नहीं कंट्रोल होती, इससे कतन कुछ नहीं होगा। सिर्फ दवाई पे इत्तेफाक करना, एक दवाई नहीं कंट्रोल हुई 2 कर लें, 2 के बाद 3 कर लें, फिर टीके पे आ जाएं, ये एक आम फहम किस्म की चीज़ है। ये चीज़ प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए। आपको बाकी चीज़ें वो गिरा खोलिए जो बाकी गिराएं खोलें, और वो गिरा डेफिनेटली पहली जो है वर्जिश और एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें चलेंगी। ये मेरा एक आवाम को मैसेज है, प्लीज़ इसको आप करिए। एक इंसुलिन जो लग रही है, अगर कोई ज़ियाबतीस का मरीज़ है घर में, मुझे पूरा यकीन है कि किसी ना किसी घर में एक फ़र्द या 2 फ़र्द ज़रूर ज़ियाबतीस से मुब्तला होंगे, कि अगर हम इसकी शरह देखें 30% तक चली जाएगी, और 2030 में हर दूसरा शख्स जो है वो ज़ियाबतीस में होगा, अगर वो आपकी बताई हुई एहतियातें जो हैं उस पर अमल ना करे, वर्जिश नहीं करेगा, खाएगा बहुत ज़्यादा, मोटापा है उसके जिस्म में, और ये बदकिस्मती से वो चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल हो सकती हैं। इंसुलिन लगाने का तरीका जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं बताया जाता और ना उन्हें पता होता है। वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से, ताकि नाज़रीन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इंसुलिन सही क्या तरीका है लगाने का। और उसमें अक्सर देखा गया है कि लोगों को नहीं पता होता, और फिजिशियन भी इतने बिजी होते हैं कि वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करते उनको। सर यहाँ पर आके रोल प्ले होता है। बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक और बहुत ही रेलिवेंट आपने क्वेश्चन पूछा। सर डायबिटिक एजुकेशन और एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो इस दफ़ा का स्लोगन भी है। वो एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो सिर्फ मरीज़ के लिए नहीं है, वो मॉलेज के लिए भी है। हमारे पास, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिजी लोग होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, सिर्फ आपको नुस्खा लिख देना कि इंसुलिन लगा लो, इससे काम नहीं बनता। यहाँ पे सर आप नोट कीजिएगा, इवन आप अपने लोगों से भी वो चेक करके देख लीजिएगा, आपको अक्सर औकात लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको टेक्निक का नहीं पता होता। टेक्निक्स के लिए आजकल तो काफ़ी गैजेट्स भी आ गए हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके भी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और हम लोग नॉर्मली 2-3 चीज़ें सिर्फ बता दूं यहाँ पे, चूँकि इस फोरम के ऊपर डिटेल्स तो डेफिनेटली आपका नॉलेज बता दें। एक तो जो आपको इंसुलिन के लिए जो सिरिंज यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इंसुलिन आप ले रहे हैं, उसको आपको तब्दील करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी किस तरह लगानी है, बहुत ज़रूरी है, वो आप नॉलेज से ज़रूर पूछिए। और कहाँ कहाँ जगह लगा सकते हैं, एक ही जगह पर यहाँ पर एक ही सुई के साथ हम अक्सर औकात पूरी वाइल ख़त्म कर देते हैं। उससे आपकी शुगर या तो ज़्यादा चली जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, इससे कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है। तो आपने सर इतना ज़बरदस्त टॉपिक ये सीखा, और डेफिनेटली किसी लेवल पे ये बात डिस्कस नहीं करते हैं। ये इतना ज़रूरी एक वो टॉपिक है जिसके अंदर लोगों को बताना पड़ेगा उससे कितने कितने यूनिट्स आप पे कम हो सकते हैं दवाइयों के साथ। मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक 5 मिनट एक्स्ट्रा एजुकेशन से, सिर्फ टेक्निक को ठीक करने से कितनों के यूनिट्स ना सिर्फ कम हुए, इंसुलिन की काफ़ी ज़्यादा कम यूनिट्स हो गए। एजुकेशन इज़ ऑफ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि सर इस पर जितनी मर्जी बात कर सकें कम है। तो इंसुलिन की टेक्निक बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंसुलिन लिख देना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये मरीज़ अकेले का कसूर नहीं है, हमारा भी शायद कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत हमारी कमी रह जाती है इसमें, कि हमें एजुकेशन देनी चाहिए। सिर्फ नुस्खे पे इंसुलिन लिखना काफ़ी नहीं है, कैसे लगती है, कब कब लिखनी है। और जिस तरह एक चीज़ और कि आप खुराक का इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन ऐसी होती हैं इसका खुराक से ताल्लुक नहीं होता, और काफ़ी ऐसी होती हैं जो खुराक से पहले या बाद में लग सकती हैं। आजकल नई इंसुलिन आ गई हैं, कुछ ऐसी हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किस तरह की ले रहा है। तो उसके अंदर आपको, जहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुराक को हेल्दी करें, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुराक छोड़ देते हैं, नहीं शुगर होगी, वो भी उतना ही गलत है। देखिए किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम पे ना जाइए। म्याना रवि मैंने शुरू में बात की है, इंसुलिन के साथ आपको खुराक की टाइमिंग करना बहुत ज़रूरी है। सर नमाज के टाइमिंग होते हैं, मैं मरीज से समझाता हूँ, इस तरह आपको खुराक की टाइमिंग होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से टाइमिंग कर लें और बिंज ईटिंग भी कर लें। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको खुराक एक वक्त रखना पड़ेगा और उसके साथ इंसुलिन को कोलैबोरेट करना पड़ेगा अगर आप वो खास किस्म की इंसुलिन लगा रहे हैं। और कुछ इंसुलिन ऐसी आपके मालिज आपको देंगे जो आप दिन के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं, उसके साथ खुराक का ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, खुराक जहाँ पर ज़्यादा खाना नुकसानदेह, मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ खुराक टोटल छोड़ना भी उतना ही नुकसानदेह है। आपकी शुगर लो होना भी उतना ही नुकसानदेह है जितना शुगर ज़्यादा होना। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ना मलूज़े खातिर रखिए। ये एजुकेशन की आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। उनको टेक्निक सिखा देनी चाहिए कि इंसुलिन लगानी किस तरह है, सिरिंज को किस तरह पकड़ना है, किस तरीके से सिरिंज के अंदर जो है वो इंसुलिन को लोड करना है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगाए। ये बड़ा अहम एक है। मैं आपसे स्क्रीनिंग की तरफ लेके आता हूँ आपको, कि स्क्रीनिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि तकरीबन हर अस्पताल, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। और लेकिन हमारे अवाम को उसका शऊर नहीं है कि वो जाके अपने बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो स्क्रीनिंग से अर्ली डिटेक्शन होती है।
और अर्ली डिटेक्शन सिर्फ 3-4 मिनट की एजुकेशन और काउंसलिंग से ख़त्म हो सकती है। तो वो स्क्रीनिंग के लिए आप क्या कोई इस किस्म का जामे मंसूबा होना चाहिए जो कि हमारे ईवानों में बैठे हुए जो हमारे पॉलिसी एक्सेप्टर हैं या पॉलिसी मेकर हैं या हमारी बाबूक्रेसी है, वो इसको देखे कि किस तरीके से हमने गवर्नमेंट को उस तरफ लेके जाना है कि हर बड़े अस्पताल में डायबिटीज़ के स्क्रीनिंग सेंटर कायम कर दिए जाएं, या जो हमारे ड्रैप है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो जब किसी को लाइसेंस देते हैं मेडिकल स्टोर का, वहाँ पे जाके उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि फ्री लोगों के कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर चेक कर लें, एक उनकी शुगर, एक उनका ब्लड प्रेशर। मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टोरों में, मेडिकल स्टोरों में, शॉपिंग प्लाजा में एक ऐसी मशीन लगी होती थी जिसमें हाथ कोई शख्स डालता था और स्क्रीन के ऊपर उसका ब्लड प्रेशर लिखा हुआ आ जाता था। और फिर फर्दर टेक्नोलॉजी ने की एडवांसमेंट हुई तो उसमें उसका बॉडी का वज़न भी आ जाता है, उसकी हाइट भी लिखी जाती है। इस किस्म की मशीनें जो हैं आम अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ये 2 बीमारियां जो हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, इसका बर वक्त इसको पकड़ा जाए और इसका इलाज शुरू किया जाए। तो अगर एक शख्स को डायबिटीज़ कंफर्म हो गई है तो किस तरीके से वो एक्सरसाइज और डाइट के अलावा क्या उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी या इंसुलिन से बेहतर भी अद्वियात अवेलेबल हैं? सर, जिस तरह शुरू में हमने अर्ज़ की, ये डिपेंड करता है आपको कौन सी किस्म की शुगर है। तो आपका नॉलेज उस किस्म की शुगर के हिसाब से और किस स्टेज के ऊपर आपकी शुगर है, आपकी दवाई डिसाइड करता है। हर इंसान को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ भी सकती है, और अगर पड़ भी गई है तो खुदारा कोई ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। यहाँ पे अक्सर का लोग स्टेज की बात करते हैं, खुदा ना खासा कैंसर नहीं है कि आखिरी स्टेज है फल। और यहाँ पर इंसुलिन एक दवाई है, हाँ, मुंह के ज़रिए अभी तक नहीं आई, अल्लाह करे कभी सिलसिला और एडवांसमेंट हो जाए, किसी और तरीके से भी डिलीवर हो जाएगी, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन हाँ, इंसुलिन टीके के ज़रिए जाते हैं कि वो स्टिग्मा अटैच ना कीजिए। इंसुलिन डेफिनेटली लग सकती है, कुछ टाइप्स हैं, जिस तरह टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं, उसमें अभी तक सिर्फ इंसुलिन ही लगती है, इंसुलिन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चों को जो अक्सर वक्त पहले होती थी, बड़ों में भी कुछ खास किस्म की डायबिटीज़ ऐसी हैं जिसमें इंसुलिन लगती है। लेकिन हाँ, इंसुलिन वाहिद हल नहीं है और ये डिपेंड करता है आपका नॉलेज आपको कौन सी किस्म की डायबिटीज़ डायग्नोज करता है, उस हिसाब से आपको दवाई देगा। ठीक है, ये जो बच्चों में आपने टाइप 1 डायबिटीज़ बताई, ये क्या इंसुलिन नहीं बनती उनके जिस्म में? जी सर, अगर टाइप 1, अब तो अनफॉर्चुनेटली एक और बड़ी बदकिस्मती की बात है, कुछ अरसे से हम जब स्टूडेंट थे, अब भी हैं, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में थे तो आप भी सर एग्री करेंगे, छोटे बच्चे हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़, बड़े हैं तो टाइप 2, ऐसा कतन नहीं। अब तो अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर वाली डायबिटीज़ इसको टाइप 2 कहते हैं, जो मोटापा और फैमिली हिस्ट्री में, ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको पता ही है एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मोटापा हो गया है, और थैंक्स टू दिस गैजेट्स अब खेल तो बिल्कुल भी नहीं रहे और होम डिलीवरीज करवा रहे हैं खानों की। जी हाँ, ये सब चीज़ें जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इस वजह से वो हो रही है। लेकिन हाँ, जो आपने सवाल किया टाइप 1 डायबिटीज़, वो आसान लफ्ज़ों में उसके अंदर जो लबलबा होता है, जो फैक्ट्री है हमारी इंसुलिन बनाने की, वो किसी खास अवामिल की वजह से काम नहीं करती। तो आपका जब इंसुलिन बन नहीं रही तो हमें बाहर से देनी पड़ती है। तो उसके लिए इंसुलिन के अलावा अभी तक और डेवलपमेंट्स आ गई हैं। 3-4 दिन पहले भी एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट आई है, लेकिन वो डेवलपमेंट्स सारी यही कोशिश कर रही हैं कि हम उस जो पेनक्रियाज जिसको हम कहते हैं, उसकी जो उसकी तोड़ फोड़ है उसको रोक सकें और इंसुलिन दोबारा बना सके। तो अभी तक फ़िलहाल सिर्फ इंसुलिन इसका हल है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर फवाद का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मसरूफ़ तरीन दिन गुजरता है आपका, आपने टाइम निकाला हमारे स्टूडियो में, नाजरीन को बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। नाजरीन, ये बीमारी मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ है और इससे आपकी बिनाई, आपको फालिज, आपके दिल के अमराज, आपके गुर्दे फेल होने का और फिर आपके जिस्म के पाँव या टांग जो है उससे आपको मरूमियत हो सकती है अगर आप अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे और अपना शुगर का किसी मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।